हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की भूगोल की किताब है जिसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। आज हम लोग भूगोल का पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल पढ़ेंगे। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा, नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर यह आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। हमारे घर के आसपास बहुत प्रदूषण रहता है, लेकिन अगर हम लोग गाँव की तरफ या किसी खुली जगह पर जाकर देखते हैं तो ये आकृतियां हमको साफ दिखाई पड़ती होंगी। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाश पिंड या खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल होते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। जैसे देखिए, इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। देखिए, जब कभी आप आकाश देखते होंगे तो जब बादल नहीं रहते हैं तो आकाश बहुत साफ और उसमें बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो जो ये तारे होते हैं, इनमें खुद की अपने प्रकाश होते हैं और ऊष्मा होती है। बहुत से तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो सूर्य बहुत निकट है, इसलिए हम उसको आराम से देख सकते हैं और इसीलिए वो इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन जो बाकी तारे हैं वो इतना ज्यादा दूर हैं, इसलिए हमको छोटे लगते हैं, लेकिन हैं वो बहुत ज्यादा बड़े। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। बच्चों, कभी कभी आपने रात में देखा होगा कि कुछ तारे मिलके कभी एस बना रहे हैं, कभी कुछ कोई भालू जैसी आकृति बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इस तरह से एक साथ दिखाई देती है, इसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र मंडल के रूप में जानते हैं। खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। ये नक्षत्र मंडल है, ये 88 हैं। इनमें से प्रमुख जो हैं वो ओरियन, अर्सा मेजर यानी बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर सप्तर्षि मंडल हैं। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। उत्तर दिशा में ही, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा रहता है। सौर मंडल अब क्या है ये हम पढ़ेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। तो सौर मंडल में हमारे सूर्य और सूर्य के साथ में उनके 8 ग्रह होते हैं। क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम सौर परिवार है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और चूंकि ये सूर्य जो होता है वो हमारे ठीक सौरमंडल के बीचों बीच में है, जैसा कि आप इस चित्र के में देख सकते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण होता है, जिस वजह से ये सभी ग्रह इसके चारों तरफ अपने ही उनका जो परिक्रमा का जो क्षेत्र है वहीं पर ही रहते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं। अब पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। ये इतने बड़े हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अब है बारी ग्रह की, यानी प्लैनेट। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य क्या हो गया? तारा, और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, तो इसलिए वो क्या हो गई? ग्रह हो गई। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। मतलब इनका जिस सीक्वेंस में, जिस रास्ते से ये लोग जाते रहते हैं और घूमते रहते हैं, तो वो हमेशा उनका एक ही रहता है। कभी वो किसी दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं, वरना ये आपस में भिड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा वो एक ही रास्ते में जाते हैं।
सूर्य के सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो दूरी के अनुसार इनका क्रम है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, फिर मंगल है, मार्स, बृहस्पति है, जुपिटर, शनि है, सैटर्न, और फिर अरुण है, यूरेनस, और लास्ट में वरुण है, नेपच्यून। ये सभी अपनी ही धुरी पर लट्टू की तरह घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की तरह की विपरीत दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि ये दोनों जो हैं वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण यानी रोटेशन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे बच्चों आपने गेंद को देखा होगा, गेंद में क्या होता है, बीच में बहुत उभरी हुई रहती है और दोनों किनारे उसके जो रहते हैं हल्के से चपटे हुए से रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये हमारी पृथ्वी होती है। ऐसा अनुमान लगाया रहता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसीलिए इसको हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। और यहाँ पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब आ रही है बारी उपग्रह यानी सैटेलाइट की। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य एक तारा है। तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले क्या होते हैं, वो उपग्रह होते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चंद्रमा इसका उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा यानी मून। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। सबसे पास में है, इसलिए ये बहुत पास में हमको दिखता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, मैंने जैसे कहा अभी बच्चों कि जो तारे होते हैं वो होते तो बहुत ही बड़े हैं, पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन वो इतनी दूर होते हैं कि हमको बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो चंद्रमा है पृथ्वी के काफी पास में है, इसलिए वो हमको इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत छोटे छोटे से पिंड होते हैं, उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे और अभी भी माना जाता है कि वो वहां पर टहलते रहते हैं। अब आती है बारी उल्का पिंड यानी मीटेरॉइड्स। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जैसे धूल के कण हम लोग अपने घर के आसपास देखते हैं, तो वैसे अंतरिक्ष में भी ये छोटे छोटे से धूल के या गैसों से निर्मित पिंड उड़ते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे या घर में कोई बताता होगा कि हाँ, तारा टूट के गिरा, तो वो तारा नहीं होता है, वो इसी तरह के उल्का पिंड होते हैं। प्रायः यह छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। अधिकतर तो ये पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं, पहले ही ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनके कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। अब आती है बारी पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स की। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, पुच्छल तारे को धूमकेतु भी कहते हैं, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये चट्टान से, बर्फ से, धूल से और गैस से बने होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। ये भी अपनी कक्षा में यहाँ वहाँ टहलते हैं। कक्षा का मतलब होता है बच्चों इन आकाश की चीजों का अपने ही एरिया में टहलना, अपने ही रास्ते पर टहलना, इसे कक्षा कहते हैं।
तो ये जब कभी कभी घूमते घूमते सूर्य के बहुत पास में आ जाते हैं तो सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसों, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। तो अगर ये गैस से बने हैं वो, या धूल या बर्फ जो भी कुछ रहती है वो एक गैस के रूप में, एक वाष्प के रूप में बदलने लगती है, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म होता है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकलती है, और इसी वाष्प को हम लोग अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई पूंछ सी, क्योंकि इस प्रकाश सूर्य का पड़ रहा होता है और सूर्य की गर्मी से उस पिंड का जो गैस या जो भी कुछ रहती है, बर्फ वगैरह, वो वाष्प बन के उड़ने लगती है। तो इस वजह से वो बाहर निकलने लगती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ हो जाता है और पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। इसीलिए इसको हम लोग पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। कुइपर मेखला, यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। बच्चों, जो हमारा ये पूरा सौरमंडल होता है, इस सौरमंडल का आखिरी जो ग्रह है वो हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून यानी कि वरुण। तो इसमें सबसे आखिरी में एक प्लेट नुमा एक डिजाइन सी बनी हुई है, इसी को हम लोग कुइपर मेखला कहते हैं। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। धूमकेतु भी ज्यादातर इसी एरिया में रहते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। बच्चों, पहले हमारा जो सौरमंडल था उसमें 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें 9वां ग्रह प्लूटो था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को इस श्रेणी से हटा दिया है। इसीलिए अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह हैं। अब आती है बारी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ यानी मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का एक समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तश्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। कभी कभी आकाश में बहुत चौड़ी सी एक पट्टी सफेद रंग की दिखाई पड़ती है रात में, और वही पट्टी ही बहुत ही ज्यादा लाखों करोड़ों तारों से भरी होती है। यही आकाशगंगा होती है। इसी में जो हिस्सा हम लोगों को दिखाई पड़ता है पृथ्वी से उसे मिल्की वे कहते हैं। ये एक सांप के आकार में होती है और इसी के ही अंदर हम लोगों का जो सौरमंडल है, इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। हम लोग के लिए सोचिए एक पृथ्वी कितनी बड़ी है, और पृथ्वी भी उस सौरमंडल में है, और सौरमंडल उस आकाशगंगा में है, और आकाशगंगा उस ब्रह्मांड में है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो हम लोग एक आकाशगंगा के अंदर एक सौरमंडल में रहते हैं, और हमारी जो ब्रह्मांड है उसमें करोड़ों आकाशगंगाएं रहती हैं। अब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि 13 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटा सा गोला था, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हुई, जिसकी वजह से विस्फोट हो गया। विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। और जब ये विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा, और वही फैलाव आज भी है। इसी वजह से ब्रह्मांड इतना बड़ा होता चला जा रहा है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम तथा गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में बने एक विशाल ब्लैक होल है, जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। वहां पर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि पूरा का पूरा आकाशगंगा स्थित है वहां पर। अब बच्चों, इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में देखिए बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा जैसे एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये सब है। ये सारे इतने ज्यादा यहाँ पर आकाशगंगाएं हैं।
इस एक आकाश गंगा को अगर हम लोग देखें, जैसे हमने क्या कहा था कि करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर एक ब्रह्मांड बना है। अब इनमें से एक आकाश गंगा को अगर उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें हमारा सौर मंडल है, और इस सौर मंडल में ये आप जो लाइंस देख रहे हैं यही कक्षाएं कहलाती हैं जो कि अलग अलग ग्रहों की हैं, और इन्हीं कक्षाओं में यानी इन्हीं रास्तों में वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और इस तरह से इस जो सौर मंडल है यहाँ पर हमारी पृथ्वी स्थित है जिसमें हम लोग हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर हम लोग हैं, और इस ब्रह्मांड का आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। इससे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सौरमंडल में सबसे पहले अगर कोई आया तो वो हमारा सूर्य था, जो कि बीचों बीच में है, और फिर धीरे धीरे गैसीय बदलाव के कारण और उनके संचयन के कारण ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा और हमारा सौरमंडल पूरा बन गया। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया।